देश अगले कुछ दिनों में अपनी सरकार चुनेगा। चुनाव के बाद कैसे बदलेगी देश की सूरत? एबीपी न्यूज पर पेश है घोषणा पत्र। नमस्कार। एक जमाना हुआ करता था जब अमेठी के चुनाव होते थे, निहायत एक तरफा होते थे, क्योंकि गांधी परिवार का कोई सदस्य खड़ा हो जाता था और आसान जीत मिल जाती थी। मगर सियासत के तेवर बदल रहे हैं, रंग बदल रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने कुमार विश्वास को खड़ा किया तो बीजेपी ने भी अपनी एक दिग्गज स्मृति ईरानी को मैदान में ला दिया है। मगर सवाल यही किया जा रहा है कि क्या वाकई वो राहुल गांधी को चुनौती दे पाएंगी? आप समझ गए होंगे ये घोषणा पत्र में आज मेरी खास मेहमान हैं बीजेपी की स्मृति ईरानी। स्मृति जी, आपका स्वागत है। इससे पहले कि मैं आपको मंच पर बुलाऊं, आइए हम जानते हैं स्मृति जी का राजनीतिक सफर। टीवी की सबसे मशहूर बहू तुलसी, बीजेपी की बड़ी महिला नेता, अमेठी में राहुल गांधी से सामना, स्मृति जुबैन ईरानी, उम्र 38 साल, दिल्ली में जन्म, ग्लैमर की दुनिया में करियर बनाने की ख्वाहिश मुंबई ले गई। 1998 में स्मृति मिस इंडिया फाइनलिस्ट बनी। साल 2000 में टीवी की दुनिया में कदम रखा। देश ने पहली बार स्मृति ईरानी को तब जाना जब वो साल 2000 में क्योंकि सास भी कभी बहू थी सीरियल में तुलसी वीरानी के किरदार में दिखी। रातों रात घर घर में मशहूर हो गई तुलसी। पूरे 7 साल तक लोगों के दिलों पर तुलसी ने राज किया। बड़ी चाची, मझली चाची, छोटी चाची, गुड मॉर्निंग। बापूजी, जय श्री कृष्ण। तुलसी आई है सबकी चीजें लेकर। साल 2003 में छोटे पर्दे की सुपरस्टार बन चुकी स्मृति ने बड़ा फैसला लेते हुए राजनीति में कदम रख दिया। स्मृति बीजेपी में शामिल हो गयी। सीरियल और सियासत एक साथ करती रही। 2004 के लोकसभा चुनाव में स्मृति दिल्ली के चांदनी चौक से कपिल सिब्बल के खिलाफ खड़ी हुई, लेकिन हार गई। 2010 में स्मृति ईरानी को पार्टी का राष्ट्रीय सचिव बनाया गया। स्मृति ईरानी बीजेपी की महिला मोर्चा की अध्यक्ष भी बनी। 2011 में स्मृति को राज्यसभा के लिए चुना गया। स्मृति ईरानी समाज सेवा से भी जुड़ी हुई है। वो एक संस्था के जरिए देश में गरीबों को पीने का पानी मुहैया कराने की मुहिम भी चला रही है। स्मृति ईरानी इस वक्त बीजेपी की उपाध्यक्ष है और उनका सबसे बड़ा मिशन है 272 प्लस तक बीजेपी को ले जाने में मदद करना और लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के सबसे बड़े चेहरे राहुल गांधी को शिकस्त देना। अच्छे दिन आने वाले हैं, राहुल जी नानी के घर जाने वाले हैं। तो हमारे साथ हैं स्मृति जी। स्मृति जी, आपका स्वागत है हमारे मंच पे। और स्मृति जी से मैं गुजारिश करूंगा कि सबसे पहले वो हमें बताएं कि जनता आपको क्यों चुने। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हुजूर आते आते बहुत देर कर दी, पता पाते पाते बहुत देर कर दी? देखिए, मैं एक साधारण गृहिणी हूँ, इसलिए महंगाई के ज़माने में गृहिणी को शेर व शायरी अड्रास नहीं आती है। वो सिर्फ सब्जी और तेल और आटे दाल का भाव गिनती रहती है। मैं इतना ही कहूँगी कि ये वो क्षेत्र है जिसे लोग गांधी परिवार का गढ़ कहते थे। लेकिन इसी क्षेत्र में मैंने पिछले 20 दिनों के सफ़र में निज़ामुद्दीनपुर नाम के एक गाँव में एक महिला को सड़क से अनाज बीनते देखा। और मेरे साथ जो आसपास के लोग थे उनसे मैंने पूछा कि शायद ये महिला अपने पशु के लिए चारा एकत्रित कर रही है। और शर्मसार होकर लोगों ने सर झुकाकर कहा, नहीं दीदी, ये महिला रात की रसोई के लिए अनाज बटोर रही है। तो मैं इस क्षेत्र में कुछ सच कहूँ तो पाने नहीं बल्कि कुछ देने आई हूँ। ये संभावना व्यक्त करने आई हूँ कि अगर नेता की नीयत में खोट ना हो तो 5 वर्ष भी पर्याप्त होते हैं विकास का सफर शुरू करने के लिए। ये क्षेत्र वो क्षेत्र है जिसके सांसद राष्ट्र भर में जाकर शिक्षा के अधिकार पर बात करते हैं, लेकिन इस क्षेत्र में शिक्षा का अधिकार मात्र 1% लोग ही ग्रहण करते हैं। यहाँ पर जितना भी प्राइमरी एजुकेशन का सिस्टम है पूरी तरह से कोलैप्स हो चुका है। यहाँ पर स्वास्थ्य की जो सुविधाएं हैं वो शून्य मात्र हैं। यहाँ पर बिजली, सड़क, पानी तो इतनी बड़ी चुनौती है कि आज आपका भी कार्यक्रम बाहर कुछ जनरेटर चल रहा होगा। मैं ये बताना चाहती हूँ लोगों को कि अगर आप चाहें तो विकास संभव है। मैं ये भी भली भांति इस बात से परिचित हूँ कि कांग्रेस पार्टी बार बार दोष देती है कि प्रदेश में सपा की सरकार है,
लेकिन मैं जनता के बीच में जब जाकर ये प्रश्न उठाती हूँ कि जब केंद्र में समर्थन की ज़रूरत होती है तो सपा बड़ी आसानी से समर्थन देती है, जब यहाँ पर राहुल गांधी को चुनाव लड़ना होता है तो भाईचारा इतना होता है कि कोई साइकिल वाला प्रत्याशी यहाँ खड़ा नहीं होता। तो ये भाईचारा मात्र सत्ता का सुख भोगने के लिए नजर आता है, जनता को किसी समस्या का समाधान पहुंचाने के लिए ये भाईचारा अचानक लुप्त हो जाता है। तो मैं अपनी निजी जो मेरी राय है वो ये कि भारत एक संभावनाओं का देश है, उसी प्रकार से अमेठी भी अब तैयार है कि आने वाली मोदी की सरकार है। तो मैं जनता के बीच में जा रही हूँ कि वो जनता जनार्दन जो मूलभूत सेवाओं से और सुविधाओं से इस वक्त कोसों दूर है, उस जनता के सामने मैं टेक्नोलॉजी की बात नहीं कर पाऊंगी क्योंकि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने के लिए उनके पास बिजली रही है। उस जनता के पास मैं रेफ्रिजरेटेड वाटर की बात नहीं कर पाऊंगी क्योंकि पीने के लिए गांव में पानी नहीं है। मैंने प्रत्यक्ष रूप से यहाँ पर प्रचार में एक ऐसे गांव में जाकर जनता से मैं मुखातिब हुई जहाँ पर भीषण आग लगी थी। कार्यक्रम छोड़ हम सब आग बुझाने में लग गए थे, दमकल की गाड़ी को फ़ोन कर रहे थे जिसके घर में आग लगी थी। उसने कहा दीदी अगर मदद करनी है तो सिर्फ बाल्टी बाल्टी पानी डालते जाइए क्योंकि प्रशासन से या दमकल की कोई गाड़ी नहीं आने वाली। तो ऐसा क्षेत्र जिसे लोग स्वर्ग मानते हैं शायद हिंदुस्तान में, और कई लोगों ने फ़ोन करके पूछा भी कि दीदी ये तो गांधी परिवार का गढ़ है तो ये शायद स्वर्ग से कम ना होगा। लेकिन मैंने उनसे कहा स्वर्ग में ना गड्ढे होते हैं, ना ही स्वर्ग में बिजली जाती है। ये स्वर्ग तब बनेगा जब विकास हर घर तक पहुंचेगा, जिसे पहुंचाने का माध्यम मैं बनूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया स्मृति जी। अब मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप यहां बैठे, माइक अगर आप ले लें, और हमारे तमाम सवालों का सिलसिला अब शुरू होता है। और आइए, सबसे पहला हमारा सवाल, एक कठिन लड़ाई है स्मृति ईरानी के सामने और ये चुनौती कितनी गंभीर है, आइए हमारा देखते हैं पहला सवाल। देश की हाई प्रोफाइल सीट अमेठी, गांधी परिवार की इस पारंपरिक सीट पर पिछले 2 चुनाव जीत चुके राहुल गांधी फिर मैदान में हैं। राहुल के सामने है बीजेपी की स्मृति ईरानी और आपके कुमार विश्वास। कुमार विश्वास अमेठी में जनवरी से ही डटे हुए हैं, तो स्मृति ईरानी को अमेठी में 1 महीना ही हुआ है। 5 वर्ष में एक बार याद आता है कि बेटा बेटी अमेठी के, लेकिन जब अमेठी में प्रकाश नहीं रहता है तो उस अंधकार में वो तो नहीं रहते, वो 24 घंटे बिजली में रहते हैं। कहते हैं कि यहाँ कोई विकास नहीं हुआ, सड़कें खराब हैं, बिजली नहीं आती, ये सब बातें कहते हैं। कोई अंधेर कमरे में बैठ के पत्रकारों से बात करती हैं, कहती हैं कि देखो राहुल गांधी का क्षेत्र है, यहाँ बिजली नहीं है। वो इन चीजों को नहीं समझना चाहते कि विकास किस तरह से हो रहा है। लेकिन एक सवाल जो रह रहकर उठ रहा है कि क्या बीजेपी ने स्मृति को अमेठी में फंसा दिया? स्मृति का कोई जुड़ाव अमेठी से नहीं था, लेकिन राहुल गांधी के खिलाफ बड़ा उम्मीदवार खड़ा करने के दबाव में बीजेपी ने स्मृति ईरानी को अमेठी से चुनाव मैदान में उतार दिया। स्मृति अकेले दम पर अमेठी में चुनाव प्रचार में जुटी हुई हैं। अब तक बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने अमेठी में स्मृति के लिए रैली नहीं की है। बीजेपी का कोई और बड़ा नेता भी स्मृति के प्रचार में नहीं दिखा है। ऐसे समय में अमेठी उनको भेजकर निश्चित रूप से उनके किसी विरोधी पक्ष ने राजनीतिक प्रतिशोध लिया है और एक प्रत्याशी के रूप में उनका स्वागत है, वो आए लड़े। स्मृति ईरानी भी जानती हैं कि राहुल का किला तोड़ना आसान नहीं है। 2004 में राहुल गांधी 2,90,000 वोट के अंतर से जीते थे। 2009 में राहुल करीब 3,70,000 वोट से जीते। राहुल गांधी को जातिगत फैक्टर से ऊपर उठकर लोगों ने वोट दिया, लेकिन इस बार राहुल के सामने 2 बड़े चेहरे हैं। स्मृति ईरानी अमेठी में मोदी की लहर और विकास के मुद्दे के सहारे अपनी लड़ाई लड़ रही हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं और इस विश्वास के साथ लड़ रहे हैं कि देश में जो बदलाव आएगा 16 मई को नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, वही बदलाव अमेठी में भी आएगा। बहुत ज्यादती हो गई आपके साथ स्मृति जी।
नरेंद्र मोदी जी की कम से कम एक रैली तो होनी चाहिए थी। आप जब घोषणा पत्र की शूटिंग कर रहे हैं तब तक प्रचार समाप्त नहीं हुआ। आज आपके इस परिचय में बहुत सारी खामियां हैं। आपने लिखा है कि कोई बड़ा नेता यहाँ प्रचार करने नहीं आया। मैं आपके समक्ष आज बैठी हूँ जब आदरणीय कल्याण सिंह जी आज ही रैली कर तिलोई से गए हैं। 2 दिन यहाँ पर गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर जी ने सभाएं संबोधित की। प्रत्येक विधानसभा में मनोज तिवारी जो हमारे प्रत्याशी हैं दिल्ली से, वो भी यहाँ आए। तो हमारे कई बड़े नेता, नितिन गडकरी जी अमेठी में रोड शो और रैली करके गए। तो आपके 2-3 बिंदु जो इस परिचय में है वो गलत है। अभी तक प्रचार समाप्त नहीं हुआ है, आगे आगे देखिए होता है क्या। मोदी जी की हम उम्मीद कर सकते हैं वो अमेठी आएंगे? उम्मीद पे दुनिया कायम है, आगे आगे देखिए होता है क्या। परतें धीरे धीरे खोली जाएंगी। चलिए पहला सवाल लेते हैं जी। स्मृति जी, मैं विनोद अग्निहोत्री हूँ, अमर उजाला अखबार से, आपसे पहले भी मिल चुका हूँ। मुझे याद है 2004 या 2003 की बात है, अडवाणी जी की एक पार्टी में आपसे मुलाकात हुई थी, चाय पार्टी थी, उस वक्त आपने बीजेपी ज्वाइन की थी। तब सोनिया गांधी अमेठी से होती थी सांसद। तो मैंने आपसे प्रश्न किया था क्या विदेशी बहू के खिलाफ देसी बहू को लाने की तैयारी बीजेपी कर रही है और आप ये चुनौती स्वीकार करेंगी? तो आपने बड़े जोर से एकदम से कहा था कि नहीं, अभी इस तरह की कोई बात नहीं है। मुझे याद है, हो सकता है उस वक्त कोई बात थी भी नहीं, लेकिन आज आप अमेठी से चुनाव लड़ रही हैं, यानी इतने साल बाद। भाजपा में महिला नेताओं को लेकर के उनको इस तरह से चक्कर में फंसाने की पुरानी परंपरा है। सुषमा स्वराज जी को बेल्लारी में फंसा दिया गया, उमा भारती जी कई बार पार्टी में आई गई, उनके साथ जिस तरह से उनको ट्रीट किया गया कि मुख्यमंत्री पद खाली कराया उन्होंने, उनसे वापस लिया गया। क्या ऐसा नहीं लगता कि जो भाजपा की गुटबाजी रही है और उसका शिकार होकर के आपको यहाँ भेज दिया गया हो कि भैया आप जाइए, चुनाव लड़िए, और आपकी जो एक लोकप्रियता है, एक लोकप्रिय स्टार प्रचारक के नाते, जबकि आपकी उपयोगिता पूरे देश में हो सकती थी, आप राज्यसभा में भी हैं, लेकिन आपको यहाँ उलझा दिया गया। ऐसा लगता नहीं आपको इस तरह कोई साजिश आपके खिलाफ की गई? नहीं, देखिए मेरा नाम स्मृति है, लेकिन आपको थोड़ी बहुत विस्मृति जरूर हुई है, क्योंकि 2003 में मैंने भारतीय जनता पार्टी में कदम रखा था। तो अगर आप कहते हैं कि पहली बार आप मुझे मिले 2004 में, जब मैंने तभी एंट्री ली थी, तो वो डेट भी गलत है, साल भी गलत है। दूसरा आपने कहा कि फंसा दिया। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे संगठन में कई लोगों ने कई ऐसे स्थलों से चुनौती दी है कांग्रेस पार्टी को, जो विशेषतः भाजपाई क्षेत्र नहीं माने जाते हैं या फिर भाजपा के गढ़ नहीं माने जाते हैं। इसमें आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी भी शामिल हैं। तो क्या आप ये कहेंगे कि पार्टी पुरुष विरोधी पार्टी है? तो ये सही नहीं है आपका आकलन। इतना जरूर है कि एक महिला होने के नाते मैं गौरवान्वित होती हूँ जानते हुए कि मेरी एकमात्र पार्टी ऐसी है जिसने एक पुरुष की अध्यक्षता में महिला को आरक्षण संगठन में दिया, जो आज तक एक महिला अध्यक्षा कांग्रेस पार्टी में नहीं कर पाई। मगर मैथ्स की बात करें सीधा स्मृति जी, एक ऐसा शख्स जिसे 72% वोट्स मिले, जिसका वोट प्रतिशत लगातार बढ़ता गया, और बीजेपी दूसरे नहीं तीसरे नंबर पर है, तो आपको नहीं लगता कि आप? देखिए, बीजेपी एक वक्त ऐसा था, बीजेपी का एक वक्त ऐसा था जब सिर्फ 2 सांसद थे देश की संसद में, तब भी लोग बहुत सारा गणित हमें सिखाया करते थे। बीजेपी का एक वक्त ऐसा भी था जिसमें लोगों ने कहा कि आप पूरा का पूरा चुनाव जीत रहे हैं, लेकिन चंद सीटों से हम रह गए थे। तो गणित तो तब पता चलेगा जब 16 मई को काउंटिंग होगी। लेकिन इतना सच है कि मुझे इस लायक समझा गया कि कठिन परिस्थितियों में मुझ जैसा योद्धा चुनौती दे सकता है। ये क्षमता बहुत कम लोगों में होती है। मेरे संगठन में मुझ में ये क्षमता देखी, मैं उसके लिए आभारी हूँ। ये शायद स्मृति का बड़प्पन है, पर मैं कहती हूँ कि चित भी आपकी, पट भी आपकी। अगर आप हार गई तो एक शहीदी होगी आपका। वैसे ही कद बढ़ गया अपनी पार्टी में कि आपने चुनौती पार्टी की ओर से स्वीकार बड़ा है और बड़ा हो सकता है, और अगर जीत गई तो बड़ा नहीं हो सकता। वो भी आपकी एक अचीवमेंट है, आप अभी कह रही थी। और अगर जीत गई तो जायंट किलर कहलाएगी। तो दोनों ही तरफ आपका फायदा दिख रहा है। मैंने जीवन में कभी भी फायदे और नुकसान से कोई भी कदम नहीं उठाया। संगठन की दृष्टि से मेरी पार्टी ने और विशेषतः पार्लियामेंट्री बोर्ड ने मेरे बारे में जो भी निर्णय लिया, मैंने उस निर्णय को स्वीकार किया। मैं स्वयं भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा की अध्यक्षा के नाते पार्लियामेंट्री बोर्ड की मेंबर रह चुकी हूँ। तब भी मैंने अपने बारे में कभी निर्णय नहीं लिया। जिस दिन मुझे राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुना गया, उस दिन मैं पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में नहीं थी, बल्कि उत्तराखंड में अपनी महिला मोर्चा की मीटिंग ले रही थी। तो मैंने पार्टी में जो लोगों को सिखाया, जो मुझसे छोटे हैं उनको सिखाया, वो ये कि संगठन की हमारी पद्धति ये है कि जो हमारी पार्टी निर्णय लेती है उसका हम आदर करते हैं, उसको फॉलो करते हैं। तो मैं प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच में थोड़ा बहुत विश्वास करती हूँ। इसलिए मैंने अपने संगठन को कभी चुनौती देकर ये नहीं कहा कि अरे मुझे ये चाहिए वो चाहिए।
स्मृति जी, मैं रशीद खिदवाई हूँ, टेलीग्राफ अखबार से। मेरा आपसे सवाल ये कि अब आप जब ग्राउंड पे जब आप इलेक्शन लड़ रही हैं तो आपका मुकाबला किससे है, राहुल गांधी से या प्रियंका गांधी से? देखिए, मेरी नज़र में, और ये ना सिर्फ मेरी नज़र की बात है बल्कि ये फैक्ट है कि राहुल गांधी यहाँ से प्रत्याशी हैं और सांसद हैं, श्रीमती वाड्रा यहाँ से प्रत्याशी या सांसद नहीं है। इसलिए अगर प्रश्न कोई पूछना हो तो राहुल गांधी से पूछना चाहिए। मैं आभारी हूँ कि श्रीमती वाड्रा अपने बहुत ही मुश्किल शेड्यूल में से हर सुबह मेरे बारे में कोई ना कोई टीका टिप्पणी करती हैं और मैं मात्र उसका जवाब देती हूँ। लेकिन आपने देखा होगा, कटाक्ष के तीर मेरी ओर से पहले नहीं चलते। नहीं, मगर आपको नहीं लगता कि थोड़ी सी प्रतिक्रियावादी हो गई है बीजेपी? आम आदमी पार्टी संभवतः अगर कुमार विश्वास को न उतारती तो यहां पर भी वही होता जैसे पिछले होता है अब तक। आप उतारी गई इसलिए क्योंकि कुमार विश्वास मैदान में आ गई हैं, तो आप प्रतिक्रियावादी क्यों नहीं है? बीजेपी ऐसा है कि ना आप पार्लियामेंट्री बोर्ड में है, ना यहाँ पर कोई भी मेंबर पार्लियामेंट्री बोर्ड में है, तो आप ये नहीं कह सकते, प्रिज्यूम नहीं कर सकते मेरी संगठन के माध्यम से कि क्या होता, क्यों नहीं होता और कैसे नहीं होता। इतिहास गवाह बहुत सारी चीजों का है कि सोनिया गांधी के सामने सुषमा स्वराज भी लड़ी थी, तो ऐसा नहीं है कि वॉकओवर दिया जाता है कांग्रेस के किसी भी नेता को। लेकिन कैनेडी ने एक बार एक लाइन कही थी और एक कोट था उनका कि आई एम नॉट हियर टू fix the blame for the past, I'm here to fix the course for the future। तो मैं आगे देख रही हूँ, भविष्य की ओर देख रही हूँ और भविष्य यहाँ पर अमेठी की जनता के लिए निर्धारित करने आई हूँ। मेरा नाम शेष नारायण सिंह है, मैं हिंदी जर्नलिस्ट हूँ, देशबंधु अखबार का। अभी हम आपके क्षेत्र में देखते रहे, बड़े ही नौजवान उत्साही कार्यकर्ता दिखे, तस्वीरें खींची, हमने मजा आया। लेकिन उनमें आपका लोकल कोई नहीं है, कोई छिंदवाड़े से आया है, कोई मुजफ्फरनगर से आया है, कोई कहीं से आया। मैं आपको तो पूरी बात मोहतरमा, तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि जहां पे राहुल गांधी और कांग्रेस वाले हर गांव में उनके कार्यकर्ता हैं और आपके कार्यकर्ता पता नहीं कब के सूख गए हैं, आपको ये हैंडीकैप नहीं लगता यहाँ लड़ाई? सिंह साहब, क्योंकि आपकी जानकारी मेरे संगठन के बारे में बहुत कम है, इसलिए मैं आपको प्रत्यक्ष प्रमाण दे सकती हूँ कि आज तिलोई विधानसभा में कल्याण सिंह जी की जो बैठक हुई उसमें गौरीगंज के पूर्व विधायक तेजभान सिंह जी मंच पर थे, सलोन के पूर्व विधायक और मंत्री दल बहादुर जी मंच पर थे। उसमें हमारे साथ रामलखन पासी जी जो जगदीशपुर के पूर्व विधायक और मंत्री, वो भी विराजमान थे। हमारे जो जिला अध्यक्ष हैं दयाशंकर यादव जी, वो भी विराजित थे। गोपाल टंडन जो प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं, वो भी विराजित थे। अभी जगदीशपुर से मैं एक रोड शो करके आई हूँ, प्रत्येक बूथ पर करीबन 40 बूथों पर जाकर बूथ प्रमुखों से मिलकर आई हूँ। चंद्रमौनी सिंह जो हमारे महामंत्री हैं जिला के, वो भी हमारे पास थे। अगर आप चाहें ये तो आपके पूरे नेता है सरकार, ये तो आप बड़े नेता, तेजभान सिंह तो बहुत बड़े नेता हैं। चंद्रमौनी सिंह का नाम आपने सुना है, वो महामंत्री है। मैं सबको जानता हूँ, मैं इसी जिले का, इसलिए कह रही हूँ। आपने कहा कि यहाँ लोकल कोई चल नहीं रहा, तो मैं लोकल के नाम गिनवा रही हूँ। नहीं, ये तो बहुत बड़े नेता हैं। वर्कर्स के बारे में कुछ जानकारी दें तो बेहतर होगा। वर्कर्स के नाम भी आपको गिनवा रही हूँ। चंद्रमौनी सिंह जी वर्कर ही हैं। आपके गले नहीं उतर रही बात कि मुझे इतने सारे नाम पता है, वो अलग बात है। स्मृति जी, एक हाइपोथेटिकल सवाल, अगर आप हार जाएं, क्या आप वापस अमेठी आएंगी, इस कंस्टिट्यूएंसी को नर्चर करेंगी, या जैसे कि उन्होंने सवाल उठाया कि आप गायब हो जाएंगी, जैसे आप चांदनी चौक से? नहीं, मैंने सार्वजनिक तौर पर यह कहा कि मेरे पास वो सारे प्रमाण हैं, विच इंक्लूड प्रेस की ब्रीफिंग्स, प्रेस के फोटोग्राफ्स और जितना मैंने वहां पर सार्वजनिक काम किया है, मेरे पास प्रमाण है ये देने का कि मैंने चांदनी चौक में कब रहकर कितना काम किया, चाहे वो संगठन का हो या जनता का हो, उसको मैं प्रमाण दे सकती हूँ डेट वाइज, बशर्ते मुझे कोई ये बताए कि कांग्रेस के उपाध्यक्ष जो ना संसद में रहते ना क्षेत्र में, वो 10 वर्ष से कहां थे। श्रीमती वाड्रा का अपना सार्वजनिक बयान है कि वो 10 वर्ष में 104 दिन अमेठी आए, मतलब 3650 दिनों में से 104 दिन का ही प्रमाण दिया गया है। बाकी 3550 दिन वो क्यों क्षेत्र की जनता में अथवा संसद में नहीं थे, इसका जवाब नहीं दिया गया। तो जो मुझसे सवाल कर रहे हैं, मैं बड़ी विनम्रता से कहती हूँ कि जवाब देने को तैयार हूँ। अगर चाहें तो घोषणा पत्र के मंच पर अथवा एबीपी न्यूज के किसी भी मंच पर या तो श्री गांधी या श्रीमती वाड्रा आकर मुझसे बात कर सकते हैं, मैं डिबेट करने को तैयार हूँ। अगला सवाल। स्मृति जी, मेरा नाम अशोक वानखड़े है, मैं एबीपी से जुड़ा हुआ हूँ। बहुत बढ़िया बात कही आपने कि मैं कहीं से भी हूँ या मैं कुछ भी काम करूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, संविधान ने आपको अधिकार दिया हुआ है। लेकिन इन बातों से अमेठी का विकास नहीं होता। तो क्या ये बातें कि सोनिया गांधी विदेशी है, उनके इलाज पे कितना खर्चा होता है, या 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड है, इन बातों से देश का विकास कहीं होता है?
ऐसा है भाई साहब कि सोनिया गांधी जी के बारे में मैंने विकास के मुद्दों पर कभी कभी प्रश्न किए हैं जो सार्वजनिक हैं। मैंने किसी भी नेता पर कोई भी निजी कटाक्ष नहीं किया। जहां तक कि 50 करोड़ की बात है, जब विषय करप्शन से जुड़ा होता है तो क्यों कांग्रेस पार्टी हमेशा उसे भावनाओं से जोड़ती है। मैं अगर चाहूं तो आज सार्वजनिक तौर पर अपने कुछ ऐसे पत्र जो मुझे मिले हैं अथवा मेरी इंटरनेट पे, फेसबुक पे, ट्विटर पर कांग्रेस के कई कार्यकर्ता, पदाधिकारियों ने मेरे बारे में जो ऊल जलूल बोला है उसे यहाँ प्रकाशित करके सहानुभूति मांगकर मार्टर बन सकती हूँ, लेकिन मैंने आज तक ऐसी राजनीति नहीं की है। मैंने भावनाओं में लोगों को नहीं बहकाया है, क्योंकि यहाँ पर रिश्तों से बहुत लोगों ने वोट बटोरा है, लेकिन ये कभी नहीं कहा कि परिवार अगर माना है तो मात्र 5 साल में एक बार ही ये रिश्ता क्यों याद आता है। परिवार को हमारे देश में हमेशा कुछ दिया जाता है, इधर परिवार से लिया जा रहा है और विकास उसके एवज में नहीं दिया जा रहा है। ये अमेठी का सत्य है। आप अगर मेरी बात पर विश्वास न करें तो इस हॉल से बाहर निकले, जाएं गांव में। बात पे विश्वास करते हुए बोलता हूं, तो आप ही की पार्टी से देखो, जब आपसे सवाल होता है, ये व्यक्तिगत सवाल नहीं, मैंने भावनाओं से ना जोड़े। नहीं, सवाल आपके पार्टी से ही लेके है। यदि विकास का ही मॉडल है, जो विकास का मॉडल आज यदि देश को देना चाहती है भाजपा, तो उसमें ये 50 करोड़ की, मेरा कहना है 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड से लेके जो खर्चा सोनिया गांधी के इलाज पे हो गया वो कोई मायना रखता नहीं। जो आपकी बातों से ही ऐसा लगता है जो आप ये कह रहे हैं। मैंने आपको स्पष्ट रूप से कहा कि अगर बात करप्शन की है, भ्रष्टाचार की है, तो उसे भावनाओं से मत जोड़िए। ये तो स्वयं सोनिया गांधी जी का कहना था कि शशि थरूर हो या अशोक चव्हाण हो, उनके खिलाफ करप्शन के चार्जेस थे इसलिए हमने निकाल दिए। ये मेरा वक्तव्य नहीं है, सोनिया जी का वक्तव्य है। इसका मतलब सार्वजनिक तौर पर कांग्रेस की अध्यक्षा ने स्वयं स्वीकारा कि जो करप्शन का, भ्रष्टाचार का चार्ज लगाया जा रहा था कांग्रेस के नेताओं पर, वो सच था। वरना अगर वो निर्दोष होते तो सोनिया गांधी उन्हें नहीं निकालती। चलिए अब हम जस्ट स्मॉल थिंग, स्मृति जी, आपकी जो बार बार आप प्रियंका को आप श्रीमती वाड्रा कह रही हैं, तो उसके वो ऐसी आप कह रही हैं, उसके पीछे कुछ मंशा है? ये एक पेट्रियार्कल सोच नहीं है बहुत। प्रियंका गांधी में क्या प्रॉब्लम? आप मुझे मिसेज ईरानी बुलाते हैं, मेरा नाम पैदाइशी मेरा नाम पैदाइशी मल्होत्रा है। जिस सीरियल का आप यहाँ पर वो दिखा रहे थे उसमें भी मल्होत्रा था, तो आप मुझे मेरे नाम से क्यों नहीं बना? चुनाव में वाड्रा जी का भी एक बैकग्राउंड है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में आप श्रीमती वाड्रा कह रही हैं, तो क्या उसके पीछे कोई राजनीतिक मंशा है? श्रीमती वाड्रा बुलाती हूँ, आप उठा के देख लीजिए मेरा पूरा इतिहास। चलिए अब हम रुक करते हैं। ये समझ नहीं आता कि उनके पति के नाम से आपको इतनी चोट क्यों पहुंचती? जी इसमें चोट हमको नहीं लगती है, हमको लगता है कहीं ना कहीं आपको ये जवाब देने के लिए बहुत असहज हो जाती है, तब ये उठा के सवाल हम पे उछाला जाता है। क्या श्रीमती वाड्रा का नाम श्रीमती वाड्रा नहीं है? हमें ना बीजेपी से चोट है ना कांग्रेस से चोट है। भाई साहब एक सेकंड, सवाल ये है जो आप मैं आपको बोल दूं, क्योंकि मैं यहाँ बोलने आई हूँ, आपका प्रश्न सुनने आई हूँ। मेरा सवाल ये है, क्या श्रीमती वाड्रा का नाम पिछले कुछ 20 दिनों में, जब से मैं यहाँ प्रत्याशी बन के आई हूँ, क्या उनके नाम में कोई तब्दीली आई है? नहीं, मगर तो जो सवाल ये था तो कि जब आप वो नाम आपका रेखांकित करती हैं कि वो प्रियंका गांधी नहीं, वो प्रियंका वाड्रा हैं, और क्या ये पैतृक सोच का नतीजा नहीं है? वो नहीं है क्या? और एक पॉलिटिकल मोटिव है उसके पीछे। क्या उनका नाम है मिसेस वाड्रा, तो मैं क्या कर सकती हूँ भाई? प्रचार का स्तर, स्मृति जी, इस बार आप विकास के मुद्दों की बात करती है। भाजपा भी विकास के मुद्दों से लेकर चली थी, लेकिन हम जो पिछले कुछ दिनों में प्रचार देख रहे हैं वो बड़ा निजी हो गया है, बिलो द बेल्ट हो गया है। कभी कभी ये लगता है कि ये क्या वाकई में भारत की इतनी बड़ी लोकशाही है, उसमें ये राजनीति हो रही है? ये एबीपी न्यूज ही का मंच है जहाँ पर मुझ पर एक कुछ बहुत ही अभद्र कटाक्ष किए गए थे, जिसकी वजह सुन लीजिए। तो आप भी करेंगी? अरे भाई, मैंने आज तक अभद्र कोई कटाक्ष किया है? मैंने किया है। एक सेकेंड, आपने कहा आप भी, एक सेकेंड, आपने कहा आप भी क्या ऐसा ही कटाक्ष करें? मैंने किया क्या? मैंने कोई अभद्र बात आज तक किसी के बारे में कही जो आप कह रही हैं कि आप भी ऐसा कर रही हैं? नहीं, मैंने जो किया नहीं, अभी निजी हमले हुए, मैंने जो किया नहीं। चलिए मैं आप सबको यहाँ रोकना चाहूंगा। मैंने जो किया नहीं उसका दोष मेरे सर पे ना मढ़े, और मेरी पार्टी से भी ऐसा कोई अभद्र टिप्पणी मैंने नहीं सुनी। इनफैक्ट मैं आभारी हूं कि आज रात को 10:30 बजे मैं यहाँ पर उजाला देख रही हूँ, वरना पिछले 22 दिन से मैंने अमेठी में सूर्यास्त के बाद अंधेरा ही देखा है। इसलिए शुक्रगुजार हूँ एबीपी न्यूज की कि कम से कम कहीं तो उजाला मिला। चलिए अब हम रुक करते हैं अपने दूसरे सवाल का, क्योंकि प्रियंका गांधी
जब भी प्रियंका वाड्रा जब भी हमला करती हैं स्मृति जी पर, तो उन्हें बाहरी होने का आरोप लगाती हैं। क्या ये बात चुभ रही है स्मृति जी को? आइए देखते हैं। राहुल गांधी बाहरी, कुमार विश्वास बाहरी, स्मृति ईरानी बाहरी। अमेठी में चुनाव लड़ रहे इन तीनों में से कोई अमेठी में पैदा नहीं हुआ। किसी का भी अमेठी से दूर दूर तक जमीनी रिश्ता नहीं। तमाम मुद्दों के बीच अमेठी में बाहरी होने का मुद्दा भी जोर शोर से उठ रहा है। मैं जानना चाहती हूँ कि जो चांदनी चौक से अपना चुनाव लड़ी, कभी चांदनी चौक वापस गई? और जो आज यहाँ आए हैं दूसरी पार्टियों से आपके लिए, आपके सामने प्रचार करने के लिए, किस लिए आए हैं? अमेठी की जनता के लिए प्रेम है उनके दिल में, कि इसलिए आए हैं कि राहुल गांधी का क्षेत्र है, उन्हें हराना है? पहले श्रीमती वाड्रा ये बताएं कि 10 वर्ष से उनके भाई अमेठी के सांसद हैं, वो आज भी क्यों गेस्ट हाउस में रहते हैं? 5 साल में एक बार ही क्यों उन्हें याद आता है कि वो अमेठी के बेटे हैं? तो अच्छे दिन आने वाले हैं, राहुल जी नानी के घर जाने वाले हैं। राहुल गांधी 2 बार अमेठी से चुनाव जीते जरूर हैं, लेकिन वो दिल्ली में रहते हैं और वहीं पर वोट भी डालते हैं। स्मृति ईरानी दिल्ली में पैदा हुई, मुंबई में काम किया, वहीं रहती हैं और वोट भी डालती हैं। स्मृति गुजरात से राज्यसभा सदस्य हैं। कुमार विश्वास यूपी के गाजियाबाद में रहते हैं, वोट भी वहीं डालते हैं। तीनों बाहरी हैं, लेकिन अमेठी के लोगों का सच्चा हितैषी होने का दावा तीनों कर रहे हैं। सवाल यही है कि स्मृति ईरानी बाहरी होने के सवाल पर अमेठी की जनता को कितना भरोसा दिला सकेंगी। स्मृति जी, मैं अरविंद हूं, एबीपी से जुड़ा। मेरा सवाल ये है कि बीजेपी के नेता ज्यादातर मोदी के नाम पे और सुशासन पे और भ्रष्टाचार और महंगाई पे चुनाव लड़ रहे हैं। स्मृति ईरानी को अमेठी से ऐसा क्या प्रेम हो गया कि वो अमेठी का ही सवाल सब उठा रही है? क्योंकि मैं यहाँ की सांसद बनना चाहती हूँ, इसलिए जनता चाहती है कि अमेठी से संबंधित प्रश्न ही उठे। क्योंकि जनता यहाँ पर ताइमाम इसलिए हो रही है क्योंकि उनके जो मूलभूत प्रश्न थे, उनकी जो मूलभूत चुनौतियां हैं, उसका समाधान उन्हें इतने वर्षों में नहीं मिला। मोहतरमा ने कहा चित भी मेरी पट भी मेरी, वही यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के नेता कर रहे हैं कि मुझसे जवाब मांग रहे हैं कि आप चांदनी चौक कितनी बार गई, जिसका मैं प्रमाण दे सकती हूँ, लेकिन श्रीमती गांधी कितनी बार बेल्लारी गई हैं, कोई इसका मुझे प्रमाण देगा? तो ये सारी उलझुल बातें इसलिए हो रही हैं क्योंकि अमेठी से संबंधित जो मूलभूत प्रश्न है, जो मैं पिछले 20 दिन से कर रही हूं, उनका जवाब कांग्रेस पार्टी नहीं दे रही है। एक उदाहरण देती हूं, कासिमपुर नाम का एक स्टेशन है जायज कस्बे में। उस स्टेशन के बारे में पिछले 20 साल से घोषणा हो रही है कि उस स्टेशन को श्रेष्ठ स्टेशन बनाया जाएगा। साल 2012 के आसपास रेल बजट में उसकी घोषणा भी संसद में की गई, लेकिन हाल ही में फरवरी में नागरिकों ने एक आरटीआई लगाई और पता चला कि जो घोषणा संसद में हुई है वो कागज पर रियलिटी उस क्षेत्र के लिए नहीं बन सकती। रेल मंत्रालय ने जवाब दिया कि ऐसा कोई प्लान रेल मंत्रालय का है नहीं। मैंने ये प्रश्न पूछा, मुझे उसका जवाब नहीं मिला, कटाक्ष मिला, ताना मिला। मैंने ये प्रश्न पूछा कि आपके जगदीशपुर ब्लॉक में आज 6ठी क्लास से लेकर 12वीं क्लास की लड़कियां एक गोडाउन में पढ़ती हैं, स्कूल में क्यों नहीं पढ़ती? वहां क्यों स्कूल चल रहा है? इसका जवाब मुझे नहीं दिया गया। तो मैं क्षेत्र से संबंधित विकास अथवा कोई समस्या है उसके मुद्दे पूछ रही हूँ, सवाल पूछ रही हूँ, जवाब नहीं मिल रहा, सिर्फ तानों की बौछार हो रही है। चलिए अगला सवाल। मैं राज खन्ना जनसत्ता अखबार से हूँ। अमेठी में गांधी परिवार का पिछले 4 दशकों से जुड़ाव है। वो 2 मुद्दों को चुनाव में उठाते रहे हैं, एक तो विकास का और दूसरा अमेठी को अपना घर बताते रहे हैं। विकास के सवाल पर आप बराबर गांधी परिवार या राहुल गांधी जी को घेरती रही हैं। जहां तक उनके घर का सवाल है, तो अमेठी जब आई हैं आप, तो मैं समझता हूं पूरा होमवर्क करके आई होंगी आप, कि अमेठी में गांधी परिवार के रिश्तों की बुनियाद संजय गांधी जी ने डाली थी 1976 में। बाद में 77-80 में वो यहाँ से चुनाव लड़े और 84 में उनकी पत्नी मेनका गांधी भी चुनाव लड़ी। ये संयोग है या सुनियोजित तरीके से कि बगल की सीट पर संजय गांधी के पुत्र वरुण गांधी चुनाव लड़ रहे हैं। वो बार बार सुल्तानपुर को अपनी कर्मभूमि बता रहे हैं। उस स्थिति में जब आपके लिए सवाल उठ रहा है कि आप बाहरी हैं, तो क्या आपके गांधी जो हैं वो ये आकर यहाँ बताने के लिए तैयार नहीं हैं कि ये हमारे परिवार के सदस्य हैं? देखिए, मैंने
जनता के बीच में जाकर एक ही बात रखी कि नाम पर बहुत वोट दिया, अब काम पर वोट देने की बारी है। जहां तक कि बाहरी का प्रश्न है, 10 वर्ष से राहुल गांधी जी सांसद हैं, लेकिन आज भी 5 वर्ष में एक बार आकर गेस्ट हाउस में रहते हैं। मैं यहां पर प्रत्याशी के रूप में पिछले 20-22 दिन से काम कर रही हूं, लेकिन दूसरे ही दिन गौरीगंज में जामो रोड पर मैंने घर लेकर मैं वहां रह रही हूं। भले ही उस बात को मैंने प्रकाशित नहीं किया, उसको प्रचार नहीं किया, लेकिन ये सत्य है मेरे जीवन का। मैडम, जब वरुण जी ने ये कहा कि मेरे भाई राहुल गांधी ने जिस प्रकार अमेठी क्षेत्र का विकास किया है और मैं उसी प्रकार सुल्तानपुर का विकास करूंगा, ये सत्यता है कि जो विकास अमेठी का हुआ है सुल्तानपुर यदि आप घूमे तो देखिए वहां पर बहुत ही यहाँ से भी बदतर स्थिति है। सवाल ये कि आपने अमेठी का जो विकास हुआ, जब वरुण जी ने सही लाइन बोली, आप लोगों ने उसका विरोध क्यों किया? ऐसा है भाई साहब, पहले तो जिन लोगों को आप अमेठी के कहते हैं, जो यहाँ रहते नहीं है, यहाँ पर सिर्फ 5 साल में एक बार वोट मांगने आते हैं, अगर आप कहते हैं कि वो अमेठी के अपने हैं, तो मुझे ये बता दीजिए कि अपनों ने अमेठी का कब साथ दिया, कहाँ विकास किया? मैं आज आपको चुनौती दे सकती हूँ, एक सेकंड, मैं आपका भाषण सुनने नहीं आया, अपना जवाब देने आई हूँ। मैं आपको आज चुनौती दे सकती हूँ, एबीपी के यहाँ पर 3-4 कैमरास हैं, चलिए मेरे साथ अभी, आप कोई भी रास्ता चुन लीजिए, किसी भी गाँव में चलिए, मैं जाने को तैयार हूँ। क्या टूटे घरों में और वो भी मिट्टी के मकानों में रहना वो विकास है? क्या महिलाओं का रात में शौच में जाना वो विकास है? क्या बिजली का ना होना वो विकास है? क्या स्कूल की बिल्डिंग होना लेकिन अंदर शिक्षक का ना होना वो विकास है? क्या एक ढांचा बनाना अस्पताल का लेकिन उसे प्राइवेट ट्रस्ट को दे देना और अंदर ना दवा होना ना डॉक्टर होना, क्या वो विकास है? और जहां तक श्री वरुण गांधी का सवाल है, उन्होंने जब कहा कि मैंने विकास देखा, तो मैंने भारत सरकार की वेबसाइट से स्वयं उन्होंने मीडियम और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के बारे में कहा था, महिला समूह के बारे में कहा था। मैंने भारत सरकार के आंकड़े अमेठी जिला के बारे में निकालकर प्रत्यक्ष रूप से मैंने विरोध नहीं किया, मैंने सच्चाई को बाहर दर्शाया, जिसमें यह लिखा है भारत सरकार द्वारा स्वीकृत उनकी वेबसाइट पर कि अमेठी की जनसंख्या में से 25 लाख लोगों में से मात्र 590 लोगों को ही नौकरी मिली है। आज ये सत्य है अमेठी का कि जगदीशपुर बेल्ट में मालविका स्टील का स्टील में परिवर्तित होना और 2-2 बार शिलान्यास होना ये सत्य है, लेकिन फैक्ट्री खुलकर यहाँ नौजवानों को नौकरी नहीं मिली ये भी सत्य है। इसलिए मैं तो धन्यवाद देना चाहूंगी कि मेनका गांधी जी ने उदारता दिखाते हुए चीजों को दुरुस्त किया और ऑन द रिकॉर्ड अपनी बात कही। लेकिन अमेठी की अगर आप चाहते हैं हकीकत और सच, तो मुझे छोड़िए, भारत सरकार के वेबसाइट पर जाकर देखिए कि उत्तर प्रदेश के 10 सबसे गरीब डिस्ट्रिक्ट्स में से अमेठी एक डिस्ट्रिक्ट है। अगला सवाल। स्मृति जी, मैं विजय उपाध्याय हूँ, दैनिक भास्कर अखबार से हूँ। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अगर अमेठी के लोग एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुने या फिर एक भावी प्रधानमंत्री को चुने, तो उसमें आपको क्या लगता है कि कौन ज्यादा विकास कर पाएगा? क्योंकि अगर यूपीए बहुमत में आता है तो निश्चित तौर पे वो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। ऐसे में वो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो बहुत ही ज्यादा विकास नहीं कर सकता, जिसके पास बजट बहुत सीमित होता है, वो जनता क्यों उसको चुने और क्यों प्रधानमंत्री को मैं आपको बताना चाहूंगी कि राहुल गांधी की प्रधानमंत्री बनने की संभावना बिल्कुल शून्य है। अगर उनमें क्षमता होती प्रधानमंत्री बनने की, तो साल 2014 के लोकसभा चुनाव में उन्हें प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार पे कांग्रेस पार्टी स्वयं देश के सामने प्रस्तुत करती और चुनाव उनके नेतृत्व में लड़ती। तो ये संभावना शून्य है। अमेठी की जनता भी यही कह रही है कि राहुल गांधी में अगर क्षमता होती तो कांग्रेस पार्टी उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट करती। राहुल गांधी को प्रोजेक्ट ना करके कांग्रेस पार्टी ने उनके नेतृत्व पर प्रश्न चिन्ह लगाया है, ये बीजेपी ने नहीं किया है। और जहां तक ये बात कि एक एमपी क्या कर सकता है, देखिए केंद्र में सत्ता कांग्रेस की थी 10 वर्ष। राहुल गांधी में इतनी क्षमता थी कि वो ऑर्डिनेंस फाड़ देते हैं, प्रधानमंत्री के कार्यालय को ऊपर से नीचे पूरी तरह से वो हिला देते हैं कि ये मुझे पसंद नहीं अचानक। लेकिन वही शक्ति वो अपने संसदीय क्षेत्र में विकास करने में नहीं लगाते। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैंने सुना है किसी कांग्रेस के नेत्री ने कहा है कि भाई हमारी केंद्र में अगर प्रदेश में सरकार नहीं है और केंद्र में सरकार नहीं है तो बड़ा मुश्किल होता है काम करना संसदीय क्षेत्र में। इस बात का संकेत दिया है कि विपक्ष में रहकर काम नहीं हो पाएगा। तो विपक्ष में तो कांग्रेस पार्टी बैठने वाली है 2014 में। तो अगर संसदीय क्षेत्र में काम करवाना है तो भाजपा का कमल खिलाना है, ये तो स्वयं कांग्रेस ने संकेत दे दिया है। चलिए अब रुक करते हैं हम अपने अगले सवाल का। क्या राहुल गांधी पर हमला रॉबर्ट वाड्रा के कंधे पर बंदूक रख के किया जाएगा?
जवाब नहीं मिला, लेकिन जीजा जी को मिल गया। कि आपने तो प्रधानमंत्री बनने की आस रखी हुई है, आस बनाई है, लगाई हुई है, तो इस बचपने में क्यों पढ़ते हैं? विकास के मुद्दे से शुरू हुआ 2014 का चुनाव निजी हमलों तक पहुंच गया है। कांग्रेस ने अदानी और जशोदाबेन के मुद्दे पर मोदी को घेरा, तो बीजेपी ने वाड्रा के कंधे पर बंदूक रखकर कांग्रेस पर निशाना साधा। आखिर राहुल गांधी से टक्कर के लिए वाड्रा का कंधा क्यों? प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा न तो राजनीति में हैं, न कहीं से चुनाव लड़ रहे हैं और न ही किसी का प्रचार कर रहे हैं। फिर वाड्रा चुनावी मुद्दा क्यों? बीजेपी कहती है कि वाड्रा को हरियाणा और राजस्थान में नियम कायदे ताक पर रखकर जमीन दी गई। बीजेपी का आरोप है राजस्थान में 1973 के सीलिंग एक्ट के मुताबिक कोई शख्स अधिकतम 175 एकड़ रेतीली भूमि खरीद सकता है, लेकिन बीजेपी का आरोप है कि रॉबर्ट वाड्रा ने 2009 तक वहां पर करीब 1634 हेक्टेयर जमीन खरीदी थी। इसी सीलिंग एक्ट को आधार बनाकर बीजेपी वाड्रा को घेर रही है, लेकिन साल 2010 में गहलोत सरकार से पारित एक कानून की वजह से वाड्रा पुराने सीलिंग एक्ट के दायरे से बाहर निकल गए। ऐसे में वाड्रा पर कोई कानूनी मामला नहीं बनता दिख रहा है। सवाल यही है कि अगर वाड्रा को वाकई नियम तोड़कर फायदा पहुंचाया गया, तो फिर राजस्थान की बीजेपी सरकार कोई कार्रवाई क्यों नहीं करती? कोई ऐसा कानून रॉबर्ट वाड्रा जी ने नहीं तोड़ा है जिसकी वजह से उन पर यह आरोप लगाया जाए। राजस्थान सरकार फिलहाल जांच आयोग और आचार संहिता की बात कह रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी कहती है कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच मैच फिक्स है। तो मैं चुनौती देता हूं बीजेपी को कि एफआईआर दर्ज करो राजस्थान के अंदर रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ और उसको अरेस्ट करवाओ। वो नहीं करेंगे, गालियां देंगे खड़े होके। तो क्या वाड्रा पर आरोप सिर्फ और सिर्फ राहुल को रोकने के लिए है, गांधी परिवार को परेशान करने के लिए है? बीजेपी कहती है कि देश में मोदी की लहर चल रही है। अगर लहर है तो फिर इस तरह के निजी हमले क्यों? क्या वाड्रा को चुनावी मुद्दा बना रही है बीजेपी? स्मृति जी, मैं जानता हूं इलाहाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को जो खारिज कर दिया, बीजेपी अक्सर इसे मेंटेनेबिलिटी से जोड़ती है। एक याचिकाकर्ता एमएल शर्मा ने भी जब इस मुद्दे को उठाया था तो उन्होंने शशिकांत शर्मा द्वारा ऑडिटिंग जो स्काईलाइट कंपनी की थी उसे जो दूर रखा गया था, इस पर सुप्रीम कोर्ट की खास तौर पर टिप्पणी है। और अगर मैं आप इजाजत दें, द पिटिशनर हैड सॉट द क्वॉशिंग ऑफ द ऑर्डर बाय विच द ऑडिट इंक्वायरी against the colony license issued to Skylight Hospitality Private Limited was stopped. अब इस पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इन द नेम ऑफ द PIL we will not allow you to destroy the name of a person merely because someone is linked to a politician. He cannot be called a sinner. आपके पास तथ्य नहीं है इस मुद्दे पर। सुप्रीम कोर्ट भी इस बात को कह चुकी है, हाई कोर्ट भी कह चुकी है, मोटिव्स पे सवाल खड़े कर चुकी है, तो आप ये मुद्दा क्यों उठा रहे हैं? देखिए, ये आप जो पढ़ के सुना रहे हैं मुझे सुप्रीम कोर्ट का कि तथ्य नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट कहती है कि किसी व्यक्ति पर मात्र इसलिए लांछन नहीं लगाया जा सकता क्योंकि वो किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ा है अथवा परिवार से जुड़ा है। तो ये वाली जो भूमिका है ये मात्र कांग्रेस पर क्यों लागू होती है? कांग्रेस शिष्टाचार की सारी सीमाएं, मर्यादा की सारी सीमाएं तोड़कर कोर्ट के दिए हुए वक्तव्य के बाद भी, जजमेंट के बाद भी बीजेपी के कितने नेताओं के ऊपर कटाक्ष करती है। जहां तक श्री वाड्रा का सवाल है, इनके संबंध में करप्शन के जितने चार्जेस हैं वो एक ब्यूरोक्रेट ने, एक अफसर ने हरियाणा गवर्नमेंट में काम करते हुए लगाए हैं, और जिसकी बात अब पूरे देश में चर्चा हो रही है। इनफैक्ट अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एक लेख लिखा गया है कि एक व्यक्ति साधारणतः 1 लाख रुपए से 300 करोड़ का सफर मात्र 2 सालों में करता है। मैं आपको रोकना इसलिए चाहूंगा, एक रुचि जागी है उसमें। खेमका साहब का ट्रांसफर हाई कोर्ट ने किया था, आपको खुद को पता है, और यही नहीं, उनके ट्रांसफर होने के बाद उन्होंने इस डील पर सवाल उठाया था। और अगर ये दो चीजें हो गई तो वो हाई कोर्ट के पास क्यों नहीं गए? उन्होंने अपील क्यों नहीं की? मैं अशोक खेमका नहीं हूं तो आपको उनका इंटरव्यू लेना पड़ेगा, लेकिन मैं इतना ही आपसे कहना चाहती हूं, जैसे मैंने इस कार्यक्रम की शुरुआत में की कि आप करप्शन को भावनाओं से ना जोड़ें। देखिए, आपने करप्शन को अगर भावनाओं से जोड़ा तो ये कांग्रेस का ही खेला है जो बार बार खेला जाता है कि जब जब आप कोई प्रश्न करेंगे करप्शन से संबंधित तो किसी ना किसी प्रकार की भावना आपके सामने रख देंगे। जब हमने प्रश्न किया मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में हुए कोयले के घोटाले की, तो उन्होंने कहा देखिए कितना पाक साफ इंसान है, आप उससे प्रश्न
प्रश्न क्यों करते हैं? जब हमने संसद में प्रश्न किया 2G के घोटाले के संदर्भ में, तब भी लोगों ने कहा इतने पाक साफ नेता हैं, आप उनसे सवाल क्यों करते हैं? सियासत की यही रफ्तार रहेगी? लेकिन पूरे न्यायिक जांच और जुडिशियल प्रोसेस के बाद लोगों को जेल तो हुई ना, तो इसका मतलब एक प्रमाण उभर के आया ना कि जो तथ्य सार्वजनिक तौर पर चर्चा में आए हैं उनमें सत्य है। तो हमने बार बार यही कहा है कि आप जुडिशियल प्रोसेस के माध्यम से, और नरेंद्र भाई ने स्वयं कहा है, जुडिशियल प्रोसेस के माध्यम से जो जो भ्रष्ट गतिविधियों में शामिल हुए हैं उनके ऊपर कार्रवाई जरूर होगी। हाँ, स्मृति जी बहुत अच्छी बात कही आपने कि करप्शन को, भ्रष्टाचार को भावनाओं से नहीं जोड़ना चाहिए, और मुझे लगता है भ्रष्टाचार को इस तरह से भी नहीं जोड़ना चाहिए कि हमारा भ्रष्टाचार ठीक है और दूसरे का गलत है। कि आप गुजरात से सांसद हैं और गुजरात में नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में पुरुषोत्तम सोलंकी और बाबूभाई बोखरिया दोनों जो है चार्जशीटेड भी है। बाबूभाई बोखरिया को तो अदालत से सजा भी हो चुकी है। मैं अडानी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं रेड्डी बंधुओं की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं येदियुरप्पा की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन क्योंकि मेरे पास हाईकोर्ट के पेपर्स हैं। नहीं, हाईकोर्ट पेपर्स हैं, पेपर्स पढ़ के आपको बता सकती हूँ और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी बता सकती हूँ। सवाल हो जाने दीजिए। आप जिन पे कटाक्ष कर रहे हैं समझ गया, उनको बरी किया गया है, इसलिए कह रहे हैं। सवाल मेरा हो जाने दीजिए। हाईकोर्ट के पेपर तो ये सुप्रीम कोर्ट के बॉर्डर में भी दिखा रहे हैं। ये दोहरे मानदंड कागज उनके संदर्भ में भी है। क्यों जी? उनके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट का ऐसा ही कागज है जो उनको क्लीन चिट देता है, जो उनको बरी करता है। उनको पूरी की पूरी तरह से क्लीन चिट सुप्रीम कोर्ट भी देता है, सुप्रीम कोर्ट भी देता है। लेकिन रॉबर्ट वाड्रा की जहां तक चर्चा हो रही है, आप उसे भावना से जोड़ रहे हैं। नरेंद्र मोदी के मुद्दे पर आपकी भावना नहीं है, आपको लगता है कि ये कटाक्ष करना चाहिए, इसलिए आप श्रृंखलाबद्ध वो कटाक्ष कर रहे हैं। तथ्य ये है कि कोर्ट ने स्वयं उनको बरी किया जिनके आपने नाम लिए हैं। उसके कागज में आपको कोर्ट ने स्टे हाई कोर्ट में दिया है और सुप्रीम कोर्ट में बरी किया। आपके पास लेटेस्ट जानकारी नहीं, मैं कागज दिलवा दूंगी, बाबूभाई बोखरिया का कागज आपको दिलवा दूंगी। जी चलिए अगला सवाल। स्मृति जी सवाल यहां पर यह है, मैं वापस इस मुद्दे पे लाना चाहूंगा क्योंकि हमारे रिपोर्ट में भी इस बात का जिक्र था। राजस्थान सरकार ने क्या कलेक्टर्स इंक्वायरी इस मुद्दे पर करवाई है तो क्या उस पर कोई एफआईआर फाइल की गई है? और अगर नहीं की गई है तो बीजेपी ने उस वीडियो को क्यों जारी किया? वो जल्दबाजी क्यों? मतलब हम ये जानना चाहते हैं कि उसमें स्थिति क्या है। ऐसा है कि मैं राजस्थान सरकार की प्रतिनिधि नहीं हूं, लेकिन आचार संहिता लगी है देश में, ये तो मैं भी जानती हूं। अगर आचार संहिता के माहौल में एक सरकारी तंत्र के माध्यम से कोई अचानक केस फाइल किया जाता तो आप कहते कि चुनाव आयोग के जितने भी अधिकार हैं उनका हनन हो रहा है, आचार संहिता का अपमान हो रहा है। इसलिए राजस्थान सरकार सब वचनबद्ध है कि समय अनुसार वो जुडिशियल प्रोसेस के माध्यम से इस निष्कर्ष पर पहुंचेगी कि किस तरह से क्या कार्रवाई होनी चाहिए। नरेंद्र मोदी ने स्वयं सार्वजनिक तौर पर कहा है कि विछंट नहीं करूंगा, लेकिन हाँ जो कानूनी प्रक्रिया है उसके माध्यम से न्याय होगा। नहीं स्मृति जी, मुझे इसमें दोहरे मापदंड इसलिए लग रहे हैं क्योंकि एमएल शर्मा साहब जो याचिका करता है वो उनकी पीआईएल, मैं आपको दोहरे मापदंड की एक परिभाषा कर देती हूँ। मैं आपको दोहरे मापदंड की एक परिभाषा कर देती हूँ। मान लीजिए आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए, चुनाव आयोग का अपमान करते हुए किसी सरकार ने इस प्रकार का केस कर दिया होता, तब आप ही एक खबर चलाते कि देखिए बीजेपी को कानून व्यवस्था का कोई भी सम्मान नहीं है, बीजेपी कानून का उल्लंघन करती है और विच हंटिंग करती है और अपने फायदे के लिए राजनीति करती है। तो इस विषय में भी चित भी आपकी है, पढ़ भी आपकी है। ईरानी जी, मैं राम मोहन मिश्र, बैंक प्रबंधक, अमेठी टाउन से। मैं ये जानना चाहता हूं कि आपने चुनाव के दौरान जो विकास में खामियां देखी, क्या आपके जीतने के बाद वो आपकी स्मृति में रहेगा कि आप भी भूल जाएंगे सांसद होने पर? भाई साहब, मैं आपको प्रत्यक्ष रूप से प्रमाण दूंगी और हर बार जब जो काम करूंगी उसकी एक टेप बनाकर कम से कम एबीपी न्यूज को जरूर भेजूंगी। दूसरा सवाल। जी स्मृति जी, मैं अनिल गुप्ता हूं, एक उद्यमी हूं। मैं उद्यमी होने के नाते ये पूछता हूं कि जब यहाँ पे इतने प्रधानमंत्री के कैंडिडेट हुए, आप जगदीशपुर अभी आज हो के आई हैं, जगदीशपुर को एक इंडस्ट्रियल टाउन बनाया गया था, बड़े पॉम्प एंड शो के साथ में बहुत सारी इंडस्ट्रीज आई थी। आज वो ग्रेवयार्ड ऑफ इंडस्ट्रीज है। जब आप मुझे वो बता रही थी कि कोई गेहूं कोई औरत बिन रही थी, तो मुझे लगता है सिर्फ उसका कारण यही था कि उसके घर को रोजगार नहीं मिल रहा था। अगर ये उद्योग ही बंद हो जाएंगे, उद्योग चलेंगे नहीं, तो तरक्की कैसे होगी? इसके बारे में आपका कहना क्या है? नंबर 2, मैं ये पूछता हूँ, जो स्मार्ट सिटीज की बात कर रहे हैं कि 100 स्मार्ट सिटीज आने वाली आपका उसमें बनाएगी, तो क्या आपको लगता है कि इस जो आपका एरिया है
इसमें जगदीशपुर या कोई ऐसा एरिया अमेठी होगा उन स्मार्ट सिटीज में शामिल? 2 सवाल ये हैं। देखिए, मैं इन दोनों बातों का एक एक उत्तर देना चाहती हूँ। जैसे जायज को नगर पालिका के रूप में घोषित किया गया, वहां नगर पालिका के स्तर का टैक्स तो लिया जाता है, लेकिन नगर पालिका की कोई सुविधा नहीं दी जाती, जिसमें वो कासिमपुर का स्टेशन भी उसी में शामिल है। तो मैं इस बात से पूरी तरह से सहमत हूं कि चाहे वो जायज कस्बा हो, चाहे वो जगदीशपुर का मेन ब्लॉक हो, चाहे वो अमेठी शहर हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की योजनाएं अगर यहाँ पर भली भांति इंप्लीमेंट होती हैं तो इन शहरों में भी उतनी क्षमता है कि ये प्रॉपर सिटीज और स्मार्ट सिटीज के रूप में डेवलप की जाएं। लेकिन स्मार्ट सिटीज में टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा उपयोग है और टेक्नोलॉजी को चलाने के लिए सबसे पहले मूलभूत सेवा बिजली की चाहिए। इस क्षेत्र की सबसे बड़ी चुनौती ये है, मैं तिलोई जाऊं, सलोन जाऊं या गौरीगंज जाऊं, जनता मुझसे यही कहती 4 घंटे बिजली दे दीजिए, बाकी की हमें कोई दरकार नहीं। मतलब एक ऐसा वक्त जहां पर लोग 24 घंटे बिजली की बात करते हैं, यहां आप इस बात से परिचित हैं। जगदीशपुर की जहां तक आपने इंडस्ट्रियल बेल्ट की बात की है, तो वो सारी जमीनें जो किसानों से कौड़ियों की दाम ली गई लेकिन उस पर फैक्ट्री नहीं खुली, मैं स्वयं अमेठी का एक घोषणा पत्र कल ही जारी करने वाली हूं और उसमें मैंने एक सुझाव दिया है कि जो स्थानिक नौजवान हैं, अगर उनको प्रशिक्षित करके क्रेडिट लिंकेज से उनको ज्वाइन करें तो जो मैं गांधी नहीं हूं भाई साहब, ईरानी हूं, फर्क है नियत का भी और क्षमता का भी। मेरा जवाब दे देने दीजिए, मेरा जो स्थानिक व्यक्ति है उसको जवाब देने दीजिए। चलिए मैम को स्थानिक व्यक्ति को जवाब देने दीजिए, क्योंकि वोटर वो है, ये रिपोर्टर है। इतना आपसे कहना चाहती हूँ कि घोषणा पत्र में इस बात का उल्लेख जरूर है कि जो स्थानिक नौजवान है उसको व्यवसाय के माध्यम से जोड़ते हुए, अगर उस क्षेत्र में जो डेवलपमेंट फॉर इंडस्ट्रियल जोन के लिए आरक्षित था, अगर उस क्षेत्र में फैक्ट्री नहीं खुलती है तो सांसद के रूप में उस क्षेत्र में से किराए पर नौजवान को वो जगह दिलाई जाएगी ताकि वो अपना व्यवसाय वहां कर सके। इस क्षेत्र के नौजवान को जितना मैंने देखा इन दिनों में, इतनी क्षमता है कि वो अपने पैरों पर भी खड़े हों और दूसरों को भी रोजगार दें। ये सच है कि यहाँ पर जितने उद्योग चल रहे हैं वो गांधी परिवार या कांग्रेस या सपा की मेहरबानी से नहीं चल रहे हैं, यहाँ के लोगों की अपनी क्षमता के आधार पर चल रहे हैं, जो बिजली पानी सड़क की चुनौतियों के बावजूद यहाँ बैठकर व्यवसाय कर रहे हैं और दूसरों को रोजगार दे रहे हैं। मेरे पास वक्त इतना ही, मगर स्मृति जी जाते जाते आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि आज जितने यहाँ पर सवाल आए, वो सवाल रिपोर्टर से जो आए वो उनसे भिन्न थे जो यहाँ के वोटर हैं। और अगर वोटर की आपने आवाज सुनी हो तो आपको उस आवाज में पीड़ा के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। एक किसान भाई बैठे हैं जो कह रहे हैं वर्षों से अधिकार का हनन हो रहा है लेकिन जवाबदेही तय नहीं हो रही है। एक उद्योग से संबंधित व्यक्ति बैठे हैं जो कह रहे हैं कि इंडस्ट्रियल ग्रेवयार्ड बन चुका है अमेठी और विशेषता जगदीशपुर। ये वो लोग हैं जो हर दिन का संघर्ष करते हैं यहाँ, और ये इस बात का प्रमाण है कि नाम पर वोट बहुत लिया गया लेकिन काम अमेठी की जनता का नहीं किया गया। इसलिए मैंने लोगों से कहा है कि अच्छे दिन आने वाले हैं, अमेठी के लोग कमल का बटन दबाने वाले हैं। चलिए, उम्मीद है कि अमेठी का दर्द अगर आप चुनी जाती हैं उससे दूर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया स्मृति जी, आपने घोषणा पत्र में वक्त निकाला। तो घोषणा पत्र में आज बस इतना ही। अगली बार हम एक और बड़े मेहमान के साथ हाजिर होंगे। एबीपी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।